हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। दिस साइड सचिन। आज मैं आप सभी को पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेमेस्टर 6, ये बीए प्रोग्राम में भी सब्जेक्ट है, बीए ऑनर्स में भी है, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में मैं करवाऊंगा और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा और आपका टाइम बचेगा। इसी वीडियो से आपका पेपर बन सकता है, पूरे मेन क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करें और आप फॉलो करना ना भूलें, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना होगा तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, @एकलव्य स्नातक 1, ठीक है, ये यूजर नेम है। यहाँ पे आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो सारे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लूँ तो यूनिट फर्स्ट है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। सिलेबस मैच कर लेना, देख लेना, यही सब्जेक्ट है आपका। यूनिट सेकंड है आपकी मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, रैशनल डिसीजन मेकिंग है, इकोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। तो ये तो पूरी थ्योरीज की यूनिट हो जाएगी जो आपकी सेकंड यूनिट है। फिर थर्ड यूनिट है कंटेम्प्रेरी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, जिसमें आपको एनपीएम और एनपीएस पढ़ना है, ठीक है, गुड गवर्नेंस वगैरह क्या है। फिर आपका जो यूनिट 4 है वो है जेंडर पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपका यही सिलेबस है, मैच कर गया है, तो बस अब आप अपनी सील बेल्ट लगा लो। अब आपको आगे क्या करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, जो जो बताऊंगा डिट्टो आपके एग्जाम में आ जाएगा। ब्रीफली एग्जामिन कौटिल्याज कंट्रीब्यूशन टू द एवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम थोड़ा एंशियंट टाइम पीरियड में चले जाएंगे। एवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और वो कौटिल्य के टाइम का है, यानी कि चाणक्य के टाइम का है। उन्होंने क्या अपने थॉट्स बताए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, इनका नाम आपने सुना होगा। इनका पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको मैं। ये एक एंशियंट इंडियन थिंकर थे। कौटिल्य ऑल्सो नोन एज चाणक्य और विष्णुगुप्त, 2 नाम है इनके, ये 3 नाम है एक्चुअली। वॉज एन एंशियंट इंडियन फिलोसोफर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी थे, यानी कि ये मौर्यन एम्पायर में स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाया करते थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। फिर आते हैं, ही लिव्ड अराउंड द 4th century BC एंड प्लेड अ मेजर रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्राइम मिनिस्टर थे और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जितनी भी बड़ी बड़ी मेजर स्ट्रेटेजीज बनती थी वो यही बनाते थे, ठीक है। आज भी आपने सुना होगा चाणक्य नीति का नाम सुना होगा, ठीक है। सो हिज मोस्ट फेमस वर्क, उनकी जो सबसे फेमस वर्क है वो उनकी बुक है द अर्थशास्त्र, जो इन्होंने हाथ में ली हुई है। इस फोटो में भी आप देख सकते हो, अर्थशास्त्र बाय चाणक्य। ये जो अर्थशास्त्र है, इट्स नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स, ठीक है, इट्स अबाउट पॉलिटी। ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट क्राफ्ट, मिलिट्री स्ट्रेटजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हैं जो आपकी अर्थशास्त्र बुक है इसके अंदर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये है कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक। सो द अर्थशास्त्र इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल टेक्स्ट, इट इज अ मैनुअल ऑन हाउ टू रन अ स्टेट एफिशिएंटली, ये सॉरी इफेक्टिवली। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टेक्स्ट नहीं है, इसमें अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा कि अच्छे से एक देश कैसे चलाया जाता है, एक स्टेट को अच्छे से कैसे रन किया जाता है। तो इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम द ड्यूटीज ऑफ अ किंग। इसमें बताया गया है कि एक अच्छा जो किंग होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस कैसे करना है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे बनानी है, मैनेजमेंट कैसे करना है ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो ये सारी चीजें हमें चाणक्य बताते हैं। So the text shows that public administration was already highly developed in ancient India. इस टेक्स्ट यानी कि अर्थशास्त्र से हमें ये पता चलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई आज की चीज नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एंशिएंट चीज है जो कि हमें बहुत पहले चाणक्य ने बता दी थी। तो कौटिल्याज आइडियाज आर सिस्टमैटिक, रेशनल एंड फोकस्ड ऑन द अचीविंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इनके बेसिकली आइडियाज लोगों की भलाई के बारे में ही बात करते हैं, जिसको कहा जाता है योगक्षेमा, ठीक है। योगक्षेमा का मतलब है यहाँ पे कि लोगों की भलाई, लोगों के वेलफेयर के लिए पूरा लिखा गया है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें आती हैं। फिर है वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट। इन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में बताया है कि एक अच्छा एक वेलफेयर स्टेट क्या होता है। तो वन ऑफ द कौटिल्याज मेजर कंट्रीब्यूशन इज द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। ये हमें बताते हैं कि एक अच्छा वेलफेयर स्टेट क्या है, कि लोगों की भलाई कैसे कर सकता है। ही बिलीव दैट द किंग और द रूलर शुड ऑलवेज वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ हिज पीपल। जो भी राजा है, जो रूलर है, उसको अपने लोगों के भलाई के लिए जितना काम वो कर सकता है उसको अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए। और ही रोट, वो लिखते हैं कि इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज द किंग्स हैप्पीनेस। अगर उसकी प्रजा खुश है तो राजा भी खुश होगा।
तो दिस शोज हिज बिलीफ इन पब्लिक वेलफेयर, ये दिखाता है कि वो पब्लिक वेलफेयर के बारे में कितने कंसर्न है एज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो द किंग वॉज सीन नॉट एज अ रूलर अबव द पीपल, लोगों से ऊपर नहीं है, जो रूलर है वो लोगों का सर्वेंट है, लोगों का नौकर है। सो दिस प्रिंसिपल स्टिल गाइड्स मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आज से भी हमें अगर इसको कनेक्ट करें तो यही है, जो हमारे लीडर्स हैं वो हमसे ऊपर नहीं है, हम उनसे ऊपर हैं, हमने उनको बनाया है। फिर है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। कौटिल्य बताते हैं एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, जहां पे किंग जो होता है वो ही सुप्रीम अथॉरिटी हो, सारी पावर किंग के पास हो, बट डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स, लेकिन साथ में उसके कुछ मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स भी होंगे। अल्टीमेट डिसीजन जो है, फाइनल डिसीजन, वो किंग का होगा। सो दिस स्ट्रक्चर हैड क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी, इसमें क्लियर बताया गया है कि अथॉरिटी एक होनी चाहिए सेंट्रलाइज, और क्या उनके जॉब्स है, क्या रोल्स हैं, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सो द किंग वॉज द फाइनल डिसीजन मेकर, जो एम्पायर है उसमें फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा, जो रूलर होगा, बट इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइस भी है एडिट, ठीक है, लोग उसको गाइड करेंगे। सो सच सेंट्रलाइजेशन विद डेलीगेशन, यानी कि सेंट्रलाइजेशन है, सब कुछ आप डिसाइड कर रहे हो, बट डेलीगेशन भी है, लोग आपको सलाह वगैरह भी दे रहे हैं, तो ये चीजें आती हैं। रोल ऑफ द किंग एंड एथिक्स ऑफ लीडरशिप। कौटिल्य बताते हैं एक जो राजा होता है, द किंग शुड बी वाइज, उसको वाइज होना चाहिए, उसको डिसिप्लिन होना चाहिए, उसको मॉरली अपराइट, जो चीजें सही हैं उसी को ही वो सपोर्ट करे। ही शुड बी ट्रेन्ड इन वेरियस फील्ड्स, लाइक एक राजा को इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, लॉज के बारे में पता होना चाहिए, वेलफेयर के बारे में पता होना चाहिए, वॉरफेयर सॉरी, उसको पता होना चाहिए कैसे प्रोटेक्ट करना है अपनी कंट्री को अगर कोई मुसीबत आ जाए। ही मस्ट बी एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड एथिकल। ओके, ये 3 वर्ड्स याद रखना, वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो, जो भी कर रहा है वो अपनी बातें समझे, एथिकल हो, सही गलत को जानता हो, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। दिस फोकस ऑन लीडरशिप क्वालिटीज, ये लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। पता चलता है कौटिल्य की कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है, मतलब पब्लिक सर्विस को लेकर, कि कितना इंपॉर्टेंट होता है किंग का कैरेक्टर पब्लिक सर्विस में, ये हमें कौटिल्य बताते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। सिस्टम ऑफ स्पाइस एंड इंटेलिजेंस, जैसे कि आप देखोगे अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, ठीक है, और बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जैसे मोसाद वगैरह हो गया, ये नज़र रखती हैं कि हमारा दुश्मन हम पे कभी क्या अटैक करने वाला है या क्या करने वाला है। सो कौटिल्य ने भी ये चीज़ बताई थी, बहुत पहले बताई थी, एक डिटेल सिस्टम होना चाहिए इंटेलिजेंस का, जो हमें सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मॉनिटर कर करके गैदर करता रहे कि हाँ भाई कौन सा खतरा हो सकता है अपने को, पॉसिबल अटैक किससे हो सकता है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। सो ही बिलीव दैट अ स्ट्रॉन्ग स्पाई नेटवर्क, अगर ये जो गुप्तचर होते हैं, जासूस स्पाइस जो होते हैं, ये होंगे तो इससे बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। सो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ठीक है, करप्शन भी नहीं होगा, यही जासूस अपने लीडर्स वो ऑफिशियल्स पे भी ध्यान रखेंगे कि कोई करप्शन वगैरह तो नहीं कर रहा है, लोग तंग वगैरह तो नहीं हो रहे हैं। फिर टुडे द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, आज भी आप देखते हो ऑडिट वगैरह होते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो बनाए जाते हैं, सर्विलेंस ऑफिसर्स होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि कौटिल्य ने ये चीजें बहुत पहले बता दी थी। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट, ये क्लियरली बोलते हैं कि कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई बर्थ के बेसिस पे किसी को आप पोस्ट मत दो कि वो ऊंची कास्ट का है या कैसा है। कौटिल्य क्लियरली कहते हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब दी जानी है वो क्वालिफिकेशन पे, उसके कैरेक्टर पे और उसकी ट्रेनिंग पे दी जानी चाहिए, ना कि उसकी कास्ट और उसके बर्थ के उस पे। तो ही बिलीव्ड इन मैचिंग टास्क विद इंडिविजुअल स्किल्स, अ कॉन्सेप्ट वी नाउ कॉल स्पेशलाइजेशन। याद रखना, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है एक ही बंदे से सारा काम मत करवाओ, जो उस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है, जिसकी उसमें एक्सपर्टीज है, उससे ही वो काम करवाया जाए तो ज्यादा बेटर है। सो दिस अप्रोच एनकरेज एफिशिएंसी, अगर ऐसा होगा तो काम और अच्छे से एफिशिएंटली हो पाएगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस ओवरऑल इनहेंस होगी। सो ये हमें बताते हैं चाणक्य। डिटेल्ड डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थशास्त्र बताती है कि हर चीज का अलग डिपार्टमेंट बनाओ, सब कुछ किंग नहीं कर सकता ना, ट्रेजरी अलग हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग हो, ट्रेड डिपार्टमेंट अलग हो, जस्टिस का अलग हो, डिफेंस का अलग हो। सो हर किसी का एक अलग सुप्रीटेंडेंट हो, जिसको अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का, जो हर विभाग का अध्यक्ष है वो अलग होना चाहिए। एवरी ऑफिशियल हैड डिफाइंड ड्यूटीज, जितने भी अध्यक्ष होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, उनकी ड्यूटीज बहुत डिफाइंड होनी चाहिए। रूल्स होने चाहिए कि उनकी रिक्रूटमेंट कैसी होगी, उनकी ट्रेनिंग कैसी होगी, उनकी सैलरी क्या होगी, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सो ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, ये आज की डेट में भी आप देखोगे ना, हमारे देश में गवर्नमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिनिस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है, ठीक है। लॉ एंड जस्टिस सिस्टम,
कौटिल्य जस्टिस के बारे में भी बहुत अच्छी सी बात करते हैं। वो बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ में, कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल। कोर्ट्स, जजेस एंड लीगल प्रोसीजर्स वर आउटलाइन इन डिटेल। इन्होंने अच्छे से बताया है कोर्ट्स कितने तरीके की होंगी, जजेस कितने तरीके के होंगे, क्या लीगल प्रोसीजर होगा अगर आपको जाना है कोर्ट में, ये सब इन्होंने अपनी बुक में बताया है। और पनिशमेंट भी इन्होंने बताई हैं। पनिशमेंट्स वर डिजाइन टू एंश्योर जस्टिस, जैसा उन्होंने क्राइम किया है उसको जस्टिस दिलवाने के लिए विक्टिम को, आप वैसे ही पनिशमेंट दो, ठीक है। एंड डिस्करेज क्राइम, जिससे क्राइम कम हो। कौटिल्यास एम्फेसिस ऑन फेयर, क्विक एंड पब्लिक ट्रायल, वो कहते हैं कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, क्विक होना चाहिए और पब्लिक ट्रायल बहुत जल्दी होना चाहिए, ताकि जस्टिस जल्दी से जल्दी सर्व हो, ज्यादा लेट ना हो। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बताते हैं? कौटिल्य गिव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक पॉलिसीज। वो कहते हैं इकोनॉमी अगर अच्छी नहीं होगी तो कोई भी एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर, ज्यादा टिक नहीं पाएगा। वो टैक्स के बारे में बात करते हैं, बजट करने के मतलब बजट बनाने के बारे में बात करते हैं, रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज करना है उसकी बात करते हैं, ट्रेड को कैसे रेगुलेट करना है उसकी बात करते हैं। सो ही सजेस्टेड दैट टैक्सेस शुड बी फेयर। अगर कोई टैक्स ले रहा है तो वो फेयर टैक्स होना चाहिए, अनफेयर ना हो, ऐसा ना हो लोगों के ऊपर वो बर्डन बन जाए। सो ही ऑल्सो प्रमोटेड स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टेट के अंडर में होनी चाहिए, ज्यादा चीजें ट्रेडर्स के हाथ में मत दो, स्टेट को मोस्टली चीजें खुद कंट्रोल करनी चाहिए। सो दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच है इकोनॉमिक प्लानिंग की और ये जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आज की डेट में भी पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पिलर बना हुआ है कि ये सारी चीजें आज भी हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, कौटिल्य कहते हैं इंट्रोड्यूस्ड मैकेनिज्म्स फॉर मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग ऑफिशियल्स। ये कहते हैं जितनी भी चीजें हो रही हैं उसको मॉनिटर करो अच्छे से, और रिपोर्टिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ऑडिट होने चाहिए ऑफिशियल्स के, ठीक है, रेगुलर इंस्पेक्शन होने चाहिए, जो भी काम चल रहा है रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, पनिशमेंट दी जानी चाहिए अगर करप्शन हो रहा है। सो ही बिलीव्ड दैट विदाउट अकाउंटेबिलिटी, अगर ऑफिशियल्स हैं वो अकाउंटेबल नहीं होंगे तो वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं। अगर उनको पता है कि कुछ होना ही नहीं है तो क्या होगा, वो भाई पावर का मिसयूज करेंगे। सो दिस आइडिया इज एट द हार्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम। आज की डेट में ये चीजें तो हर देश में होती हैं, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जहां पे स्पेशली होता है। तो कंक्लूजन क्या बना आपका? कौटिल्य ने यही बताया कि कौटिल्यास कंट्रीब्यूशन टू द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वास्ट एंड विजनरी, बहुत विजनरी था, ठीक है। और उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र से बताया ही गेव द वर्ल्ड अ टाइमलेस मॉडल ऑफ गवर्नेंस, एक ऐसा मॉडल जो इतने सेंचुरीज से चला आ रहा है, जो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, जो उन्होंने वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, स्पेशलाइजेशन विद डिसिप्लिन, पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जो बताया है, जो लीडरशिप को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, जस्टिस और इकोनॉमिक मैनेजमेंट को लेकर उसने बताया, वो आज भी रिलेवेंट है। वाइल हिज मेथड्स वर सूटेड टू मोनार्किकल स्टेट, हालांकि जो बातें इन्होंने बताई हैं वो एम्पायर और मोनार्क के कंटेक्स्ट में थी, बट कहीं ना कहीं आज भी ये सारी चीजें जो है रिलेवेंट हैं। ट्रांसपेरेंसी हो गई, एफिशिएंसी हो गई, वेलफेयर हो गया, ये यूनिवर्सल है, ये चलता रहेगा। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन होता है, कैसे ये इवॉल्व होता है, और आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, और पहले जो ये होता था उसका मीनिंग क्या था। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट हाउ द गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज, सिंपल सी बात है, सारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा वो देखा जाता है, एंड हाउ इट कैरीज आउट इट्स प्लान्स, कोई भी जो मतलब जो गवर्नमेंट अपने प्लान्स को कैसे कैरी आउट करती है, और सर्विसेज को, ठीक है, जो लोगों को दी जानी है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है तो कंट्री बहुत अच्छे से चलती है। ओवर द टाइम द वे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हैज चेंज अलॉट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले बहुत अलग तरीके से काम करता था, आज की डेट में मॉडर्न टाइम में बहुत अलग है। इट यूज टू फॉलो ओल्ड फैशन मेथड्स, पहले पुराने पुराने मेथड से, बट अब मॉडर्न आइडियाज आ गए हैं इसमें, ठीक है। और दिस चेंजेस हैपेंड बिकॉज ऑफ शिफ्ट इन पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। इन तीन चीज़ों में जब चेंजेस हुए हैं तो इसकी वजह से हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, जो मैं अब आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हमको पढ़ना है क्लासिकल पीरियड। इसका टाइम पीरियड है लेट 19th सेंचुरी से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी। देखिए इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका वो किस तरीके से होता था। द क्लासिकल पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। इस टाइम पे इट फोकस ऑन एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर एंड हायरार्की, कि एक प्रॉपर हायरार्की बनानी है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होगा एफिशिएंटली काम करना है, स्ट्रक्चर सही बनाना है। जो मेन थिंकर्स है इस टाइम पीरियड के वो थे वुड्रो विल्सन, मैक्स वीबर एंड फ्रेडरिक टेलर। ओके,
ये नाम आपको याद रखने हैं। ये 3 लोगों के नाम जो मैंने आपको बताए, ये इनकी फोटो है जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये क्लासिकल पीरियड जो एक स्टार्टिंग का टाइम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके कुछ ये बहुत फेमस स्कॉलर्स हैं। वुड्रो विल्सन 1887 emphasized that public administration should be studied separately from politics। ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट डिसिप्लिन है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स को इससे मत जोड़ो। मैक्स वेबर कहते हैं इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज एन आइडियल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहते हैं कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट्स ही चला सकते हैं और बेस्ड ऑन रूल्स एंड हायरार्की एंड मेरिट। मेरिट यानी कि जो उतना काबिल है उसी को ही वो ब्यूरोक्रेट बनाने के उसमें है। और फिर फ्रेडरिक टेलर आते हैं अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी लेकर, जो कि ये कहते हैं फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग वर्क एफिशिएंसी। ये काम को और अच्छे से करने का वो बताते हैं, टाइम को यूज करके अच्छे से साइंटिफिक मैनेजमेंट से। तो दिस पीरियड वाज अबाउट क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक सर्विस, कि एक प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, ये इस पीरियड में मेन फोकस रहा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नियो क्लासिकल पीरियड 1930s to 1950s। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? द नियो क्लासिकल पीरियड रिएक्टेड टू द रिजिड मैकेनिकल आइडियाज ऑफ द क्लासिकल थिंकर्स। अब ये पुराने वाले थिंकर्स को सही नहीं मानते थे। इस टाइम पे इट एम्फसाइज्ड ह्यूमन रिलेशंस एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे ह्यूमंस का जो रिलेशन है, जो सोसाइटी है, वो इसमें यहाँ पे एड ऑन हो जाता है। तो इसमें आता है द हॉथॉर्न स्टडीज बाय एल्टन मायो। ये एल्टन मायो जिनकी आप फोटो देख पा रहे हो, इन्होंने एक बात बताई, शोड दैट वर्कर्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड व्हेन देयर सोशल नीड्स वर कंसीडर्ड। अगर उनकी जो सोशल नीड्स आप कंसीडर कर रहे हो, सही से अगर वो सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है, तो वर्कर्स और अच्छे से काम करते हैं। तो ये आते हैं एल्टन मायो इस वाले आइडिया को लेकर। फिर और भी थिंकर्स आए आगे, लाइक चेस्टर बार्नार्ड एंड हर्बर्ट साइमन। इन्होंने बताया इंट्रोड्यूस आइडियाज लाइक डिसीजन मेकिंग एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये क्या बताते हैं? दिस पीरियड ह्यूमनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड शोड दैट इमोशंस, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशंस में। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलाना चाह रहे हो, आपको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो उसमें इमोशंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें मोटिवेशन भी चाहिए होता है, उसमें कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ये इन्होंने बताया। फिर आता है 1950 से 1970s का टाइम, जिसको डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम कहा गया। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का टाइम था, क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर वॉज एंडेड। हुआ क्या? ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर यहाँ से स्टार्ट था 1991-2 तक। ठीक है, ये आपको पता है। मैनी कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट। ये वो टाइम है 1950s का जब बहुत सी लैटिन कंट्रीज, बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सी एशियन कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी, जो पहले कॉलोनीज हुआ करती थी। हुआ क्या? These nations needed strong administrative systems। अब इनको एक strong administrative system चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को ले लो, ताकि इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो और अच्छे से ही अपना नेशन बिल्डिंग का काम कर पाए। तो यहाँ पे एक स्कॉलर आते हैं, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स। ये फोकस करते हैं ऑन हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुड हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ये कहते हैं सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। कैसे? इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब था वाज बोर्न एडमिनिस्ट्रेशन दैट सपोर्ट्स प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। ये कहते हैं अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कंट्री के एग्रीकल्चर, अपनी कंट्री के हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और इंडस्ट्रीज पे फोकस करता है, तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और ये डेवलपमेंट फोकस था ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो कॉन्सेप्ट है। तो इट वॉज गोल ओरिएंटेड, कि एक गोल है अपना, रिजल्ट ड्राइवन एंड डिजाइन टू ब्रिंग रैपिड सोशो इकोनॉमिक चेंज। इस टाइम पे रैपिडली सोशो इकोनॉमिक चेंज चाहिए थे, जिसके आइडिया को लेकर ये आते हैं। फिर है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये है कंपैरिजन का टाइम, 1950 से 1970s में ही था ये भी। दिस स्टेज एमर्ज्ड व्हेन स्कॉलर्स बिगेन कंपेयरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया इस टाइम पे कंपेयर करके। फ्रेड रिग्स डेवलप्ड मॉडल्स लाइक फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक, डिफ्रैक्टेड। ये एक ऐसा मॉडल था जो कंपेयर करता है अलग अलग कंट्रीज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को। फिर आता है ये जो अप्रोच है, ये बहुत ज्यादा
हेल्प करती है ये समझने में कि वाई सम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सक्सीड वाइल अदर्स फेल, कि क्यों अमेरिका आगे चला जाता है, क्यों कोई कंट्री पीछे रह जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रमोटेड द आइडिया ऑफ दैट देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशंस एंड कंटेक्स्ट मैटर। ये बहुत जरूरी है कि हर किसी का कंटेक्स्ट अलग है, हर किसी का सब एक ही आप थ्योरी पूरे कंट्री में नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में नहीं आप अप्लाई कर सकते। हर किसी की नीड्स अलग है, हर किसी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग है, ठीक है, हर किसी की जनता अलग है, तो आप सभी पे एक जैसा नहीं बना सकते हो कोई भी ऐसा रूल। फिर आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको एनपीए भी कहा जाता है। ये 1968 से 1980s का टाइम था। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द 1960s, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय सिविल राइट्स मूवमेंट एंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट। जिस टाइम पे सिविल राइट मूवमेंट चल रहे थे अमेरिका में, उस टाइम पे ये नया एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया जो कि ये क्या कहता है, पुराने वाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करता है, कहता है वो बहुत रिजिड है, ठीक है, कोई वैल्यूज नहीं है उसमें, बहुत इनसेंसिटिव है, सोशल बातें नहीं करते पहले वाले जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी थॉट्स हैं। तो एनपीए वाले एम्फसाइज करते हैं इक्विटी पर, एक तो सभी को समान समझो, ठीक है, समता जिसको आप कहते हो कि सबको इक्वल समझो, सोशल जस्टिस यानी कि कोई ऐसे बैकवर्डनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है। ये 3-4 आइडियाज ये लोग बताते हैं। इसके कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे डॉइट वोल्डो, फ्रैंक मैरिनी, ये बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड टेक अ स्टैंड ऑन मॉरल एंड सोशल इशूज। अगर कोई सोसाइटी में इशू चल रहा है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को उसका स्टैंड लेना चाहिए। सो एनपीए मेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर पीपल सेंटर्ड। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ लोगों की ज्यादा बात हो रही है, पीपल सेंटर्ड अप्रोच ज्यादा है, कि जहाँ पे एथिक्स भी और फेयरनेस के साथ काम हो। फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आता है, एनपीएम जिसको कहा जाता है। ये यूके और यूएसए दोनों में एमर्ज होता है ड्यूरिंग द 1980s। ये क्या है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जब टाइम था 1980s के बाद का, जब ग्लोबलाइजेशन आ रहा था, लिबरलाइजेशन आ रहा था, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, तो उस टाइम पे ये थ्योरीज आई, ये आइडियाज आए। कहते हैं कि पब्लिक सर्विस में आप बिजनेस लाइक प्रैक्टिसेस ऐसा ही करो कि जैसे एक बिजनेसमैन करता है, एक बिजनेस एक कॉर्पोरेट में जैसा होता है वैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन बना दो। जैसे एफिशिएंसी पे ध्यान दो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दो, कॉस्ट कटिंग पर ध्यान दो, परफॉर्मेंस को मेजर करो। ये कहाँ होता है, ये सारी चीजें ना बिजनेस में होती हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज को बोला गवर्नमेंट को भी ये सब चीज पे फोकस करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन को इन्होंने ज्यादा से ज्यादा एनकरेज किया, आउटसोर्सिंग करो, अपने कंट्री से बाहर जाकर जो है जहां सस्ते में लेबर मिल रहे हैं वहां से काम करवाओ, परफॉर्मेंस देखो, उसके अकॉर्डिंगली पे करो, कंपटीशन बनाओ, ठीक है। इसके कुछ थिंकर्स के नाम आते हैं, क्रिस्टोफर हुड है, डेविड ऑसबॉर्न है, ये इस चीज को सपोर्ट करते हैं। सो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट को ये कहता है कि सिर्फ आप प्रोवाइडर मत बनो, मैनेजर बनो, ठीक है, आप चीजें मैनेज अच्छे से करो और अच्छे से, और फास्ट रिजल्ट्स तभी आएंगे अच्छे से। गवर्नेंस अप्रोच 1990s से प्रेजेंट, ये थोड़ा इसमें थोड़ा और ज्यादा नया है। द गवर्नेंस अप्रोच लुक्स बियॉन्ड द गवर्नमेंट एंड फोकस ऑन हाउ मल्टीपल एक्टर्स। ये सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, इसमें और भी कुछ चीजें होती हैं एडिड, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, एनजीओ, सिटीजन्स, ये सारी चीजें जोड़कर फिर उसके बाद अगर पब्लिक सर्विसेज दी जाएं तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, नेटवर्किंग होगी। सो गवर्नेंस इज अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इन अ शेयर्ड एंड इंटरेक्टिव वे, कि आप ये एनजीओज वगैरह सारे मिल जाओ, इंटरेक्ट करो एक दूसरे से। उसके बाद पब्लिक के लिए क्या अच्छा हो सकता है, आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए देखो, हमें ना कॉपरेशन चाहिए होता है, सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, हमें अलग अलग सेक्टर्स का कॉपरेशन चाहिए होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो गवर्नेंस हाईलाइट्स दैट गुड एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वही है जहां पे आप लोगों को सुनो, कानून की रिस्पेक्ट करो एंड एक पार्टनरशिप के साथ काम करो, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। डिजिटल एरा, ये है 2000 के आगे का, 2000 के आगे का जो टाइम था प्रेजेंट से लेकर। इसमें क्या है, विद द राइज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी वगैरह का राइज देखने को मिलता है। यहाँ पे गवर्नमेंट सब डिजिटल टूल्स यूज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट बनाने के लिए। जैसे ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, अगर आपने कभी पहले नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताऊं कि चीजें जब इलेक्ट्रॉनिक आप कर रहे हो, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, डेटा को आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन कर रहे हो,
तो इससे आपका काम बच रहा है, टाइम बच रहा है। सर्विसेज लाइक ऑनलाइन टैक्स फिलिंग, आप ऑनलाइन जो है अपना टैक्स वगैरह दे रहे हो, आधार वगैरह, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड आप रख रहे हो, ठीक है, ग्रीवांस पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी। सो डिजिटल गवर्नेंस बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका है जो कि पीपल फ्रेंडली है। तो कंक्लूजन आप इसका देख सकते हो, ठीक है, आप इसका कंक्लूजन लिख लेना। मैं सीधा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। दिस इज द कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज critically examine the scientific management theory as propounded by F.W. Taylor. F.W. Taylor ने साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये बताते हैं कि मैनेजमेंट की बात करते हुए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, और मैनेजमेंट अगर साइंटिफिकली की जाए तो वो और अच्छी चीज हो जाएगी, ठीक है। तो यही इन्होंने बताया। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। फ्रेडरिक विल्सो टेलर, जिसको F.W. टेलर भी कहा जाता है, known as the father of scientific management, ये father of scientific management भी कहलाते हैं, introduce a new way of working in the early 1900s to make factories more efficient and productive। ये कहते हैं कि अपना काम और efficiently करना है और productively करना है। तो क्या करना है, ये खुद भी एक इंजीनियर थे, तो उन्होंने देखा था पुराने तरीके काम करने के जो बहुत स्लो थे, ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थे। हिज मेथड, इनके मेथड को साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसको टेलरिज्म भी कहा जाता है, ठीक है, टेलर इनका नाम था। यूज द साइंस टू स्टडी वर्क, इंप्रूव हाउ टास्क वर डन एंड कट डाउन ऑन वेस्ट। कहते हैं कि साइंस का यूज करो टाइम बचाने में, काम को और अच्छे से करने में, ओके। वाइल हिज आइडियाज हैड अ बिग इम्पैक्ट, इनके आइडियाज का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, पर लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया था। तो कोई भी चीज आती है तो कुछ उसके क्रिटिक्स भी होते हैं, कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कोर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर की जो थ्योरी है वो बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंटिफिक जॉब एनालिसिस। तो ये कहते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब मेथड, ईच जॉब शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट। ये कहते हैं कि जो भी काम आपको करना है उसको करने का एक साइंटिफिक तरीका ढूंढो, वो सबसे बेस्ट है। फिर दूसरे में ये हमें बताते हैं, कहते हैं सेलेक्शन एंड ट्रेनिंग। वर्कर्स शुड बी सेलेक्टेड साइंटिफिकली एंड देन ट्रेन फॉर देयर स्पेसिफिक टास्क। जो भी वर्कर हैं उनको आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ऐसे रैंडमली मत करो, साइंटिफिकली सेलेक्ट करो और देन उसको ट्रेन करो कि जो भी उससे स्पेसिफिक कोई काम करवाना है। फिर उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल कहता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड प्रोसीजर्स। ये कहते हैं इक्विपमेंट एंड वर्क मेथड शुड बी स्टैंडर्डाइज फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। एक स्टैंडर्ड सेट करो भाई, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी आप यूज करने वाले हो, जो भी आपके मेथड्स हैं, वो एक स्टैंडर्ड के तरीके से होने, अच्छे स्टैंडर्ड के होने चाहिए। फोर्थ है डिवीजन ऑफ वर्क। कहते हैं कि प्लानिंग ऐसी करो कि आप ऐसे करवाओ कि भाई अच्छे से, प्लानिंग शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन। मैनेजर्स प्लान एंड वर्कर्स एग्जीक्यूट। ये नहीं एक ही बंदा सब कर रहा है, मैनेजर्स जो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं उसका काम है प्लान बनाना, वर्कर्स का काम है उसको एग्जीक्यूट करना। तो दीज प्रिंसिपल एम टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे क्या है वेस्ट कम होगा, टाइम हो चाहे कुछ भी हो, और इससे क्या है आउटकम बहुत प्रेडिक्टेबल होंगे, जो अच्छे ही होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, ऐसा ये बताते हैं। साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, अब आगे समझते। टेलर कहते हैं इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडीज टू ब्रेक डाउन वर्क इनटू स्मॉल एंड सिंपल टास्क। किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, बांट दो। ये कहते हैं ईच टास्क वॉज मेजर्ड टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट शुड टेक टू कंप्लीट एंड द बेस्ट वे टू डू इट। इन्होंने हर चीज को मेजर किया, हर टास्क को, कि एक अच्छे तरीके से किसी टास्क को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, अच्छा तरीका कौन सा है। दिस मेथड ऑफ टास्क प्लानिंग मेड वर्क मोर एफिशिएंट बट ऑल्सो वेरी रिपीटेटिव एंड रिजिड। इससे क्या हुआ है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है पर अब जो काम है वो बहुत ही एफिशिएंटली हो पा रहा है, ठीक है। इट ट्रीटेड वर्कर्स लाइक मशीन्स रेदर देन क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। ये मशीन्स की तरह काम करवा रहा है इंसानों से। तो दिस हेल्प बूस्ट प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है लेकिन जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रह पाते इससे। फिर है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसका मतलब क्या है, देखो, वन ऑफ टेलर्स मेजर कंट्रीब्यूशन वाज द डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें क्या है, इस सिस्टम में वर्कर्स हु मेट और एक्सीडेड आउटपुट टारगेट्स वर पेड हायर वेजेस। जिनको जो काम दिया गया था वर्कर्स को, अगर उन्होंने अच्छे से किया है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो, और वहीं दोज हु फेल टू मीट द टारगेट, जो टारगेट पूरा नहीं कर पाए, उनको कम पैसा दो। क्लियर है, ये इसमें बताया गया था। फिर उसके बाद आता है
कि इससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा तो आप ज़्यादा काम करोगे, आपको मोटिवेशन रहेगी, तो आप परफॉर्म भी अच्छे से करोगे। वाइल इट वर्कड इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन द शॉर्ट रन, इससे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, फायदा हुआ है। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, अनहेल्दी वो भी, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया वर्कर्स के ऊपर। और अब क्वालिटी तो काम की ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, क्वांटिटी पर कोई ध्यान दे रहा है, जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ओके, रोल ऑफ मैनेजमेंट इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। टेलर प्लेस्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन साइंटिफिक प्लानिंग एंड सुपरविजन बाय मैनेजर्स। ये कहते हैं मैनेजर्स का बहुत बड़ा रोल है इस चीज को करवाने में। अकॉर्डिंग टू हिम वो कहते हैं मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग वर्क। मैनेजर्स का काम है वर्क को एनालाइज करना, कौन से क्या काम करवाना है उसको सेलेक्ट करना, और अच्छे से वो चीज ऑपरेट हो पाए, ये मैनेजर का काम है। वर्कर्स जस्ट नीड टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। वर्कर्स का काम है सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, बताना वो मैनेजर का काम है। तो दिस क्रिएटेड अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग। थिंकिंग का काम मैनेजर का, डूइंग का काम वर्कर्स का, ताकि और ऑर्गेनाइज वे में हो। हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट रिड्यूस्ड वर्कर ऑटोनॉमी, इससे वर्कर्स ज्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, एंड मेड देम ओवरली डिपेंडेंट ऑन सुपरवाइजर्स। तो अब वर्कर सिर्फ अपने मैनेजर्स और सुपरवाइजर पे डिपेंड है, खुद से नहीं कुछ कर पा रहे हैं। फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। टेलर ये मानते हैं कि एफिशिएंसी वाज द की टू प्रोस्पेरिटी, जितना काम जितना एफिशिएंटली होगा उतना अच्छा रहेगा। ही आर्ग्यूड दैट इफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड, अगर ये चीजें अच्छे से होती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो एम्प्लॉयर्स वुड अर्न मोर प्रॉफिट, वो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनको अच्छे वेजेस मिल पाएंगे, सोसाइटी का भी बेनिफिट होगा, डेवलपमेंट होगा इकोनॉमिकली, ये वो बताते हैं। while this logic worked in some cases it ignored important human elements like job satisfaction। अब देखो कहीं भी काम करते हो तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन भी तो जरूरी है कि आप उस काम को करके कितना सेटिस्फाई हो। यहाँ तो इसकी बात ही नहीं हो रही, क्रिएटिविटी की कोई बात नहीं हो रही, वर्कर का क्या रिलेशनशिप है इसकी कोई बात नहीं हो रही। ओवर द टाइम दिस एक्सेसिव फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ सारा फोकस प्रोडक्टिविटी पे है, इससे क्या है मोनोटोनी, वर्कर एलिनेशन, लोग अलग थलग सा महसूस कर रहे हैं, वो चीजें आ गई। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें क्या है डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, कितना भी क्रिटिसिज्म हुआ हो, टेलर की जो थ्योरी है इससे बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। सबसे पहले क्या है, वर्क स्टैंडर्ड अच्छे हुए हैं, जॉब्स और स्ट्रक्चर्ड हो गई और मेजरेबल हो गई, अच्छे से चीज़ें देख भाग के हो रही हैं। ट्रेनिंग अच्छी हो गई, वर्कर्स वर गिवन प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आपको क्या करना है, क्या ट्रेनिंग कैसे करवानी है, ठीक है, इससे काम अच्छा हुआ है। मैनेजेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर्स को पता चल गया कि हाँ भाई हम ज़्यादा अकाउंटेबल हैं, सोचने का काम हमारा है, परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। फाउंडेशन फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट, आज की डेट में भी जो मॉडर्न मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, ठीक है, टेलर्स वर्क लेट द बेस फॉर लेटर थ्योरीज इन ऑपरेशंस, कैसे ऑपरेशंस करवाने हैं, एचआरएम, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करना है, परफॉर्मेंस कैसे करना है। तो इन शॉर्ट टेलर ने काम को थोड़ा प्रोफेशनलाइज कर दिया। वो अलग बात है, इमोशंस इन्होंने निकाल दिए, जॉब सेटिस्फेक्शन इन्होंने निकाल दिया, लोगों को क्या मतलब वो फीलिंग्स है वो सब साइड कर दी इन्होंने। मेजर क्रिटिसिज्म जो है इसके वो क्या है कि ट्रीट वर्कर एज मशीन। एक तो यार इंसानों को मशीन समझवा रहे हो, ना कोई इमोशंस, ना कोई सोशल नीड्स, ना कोई उनके पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है, तो ये चीज़ गलत है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन से क्या हो रहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स बना दिए गए हैं, और एक बारी जो डन हो गया वो डन हो गया, वो काम उसी को ही करना है, ऐसा ही होगा। एक्सप्लॉइटेशन रिस्क, होता क्या है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की वजह से वर्कर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता है। नो वर्कर पार्टिसिपेशन, डिसीजंस जो है वो मैनेजर ले रहे हैं, वर्कर से पूछा भी नहीं जा रहा, कंसल्ट भी नहीं किया जा रहा, तो उनका कोई रोल यहाँ पे है नहीं, रोल खत्म हो गया है। फिर है फोकस ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, क्या हो रहा है, इंसेंटिव्स ऑफन पुश्ड वर्कर्स टू इंक्रीज क्वांटिटी। देखो जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं उन इंसेंटिव से क्या हो रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी को भूल जा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा क्वालिटी कैसी आएगी। तो इससे क्या है, दीज लिमिटेशंस शो दैट टेलर्स थ्योरी व्हाइल एफिशिएंट वाज नॉट सस्टेनेबल, लंबे टाइम में ये सस्टेनेबल कतई भी नहीं है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो टेलर्स आइडियाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड अर्ली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनसे सीख कर बहुत सी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि स्पेशली ड्यूरिंग जो पुराना टाइम था उस टाइम पे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या अडॉप्ट किया, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड रूल्स, क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क, ये सारे कहाँ से इंस्पायर्ड थे, टेलर की थ्योरी से इंस्पायर्ड हुए थे स्टार्टिंग में।
तो मैनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यूज साइंटिफिक मैनेजमेंट टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस, बहुत से डिपार्टमेंट्स ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो इनकी थ्योरी है इसको यूज किया। हाउएवर टाइम गुजरते गुजरते ह्यूमन साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइक मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन, इमोशन, सोशल नीड्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई और टेलरिज्म, जो टेलर की थ्योरी थी वो धीरे धीरे फेड हो गई। कंपेरिजन विद लेटर थ्योरीज, अगर टेलर की थ्योरी को बाद में आप देखोगे चैलेंज किया ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ने, जो एल्टन मायो ने दी, और बिहेवियरल अप्रोच जो हर्बर्ट साइमन की थ्योरी थी, जो कि फोकस करते हैं वर्कर्स को मोटिवेट करने पर, टीम वर्क के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, इमोशनल नीड्स के ऊपर। तो ये चीजें बाद में सुधर गई, बहुत अच्छी हो गई। लेटर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया, अच्छी गवर्नेंस आई, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, इन सब पे बात करती है। तो टेलरिज्म धीरे 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 खत्म हो गया, बहुत रिजिड लगता है सुनने में, ठीक है, जो टेलरिज्म था। आज की डेट में क्या इसकी रिलेवेंस है? देखो फुली तो बहुत रेयर है ऐसा जहाँ पे कहीं हो रहा हो, लेकिन स्टिल परफॉर्मेंस को जब आप मेजर करते हो, जॉब स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देते हो, वर्क स्टडी मेथड्स को देखते हो, मैनेजरियल प्लानिंग करते हो, तो आपको टेलर जी की याद कभी ना कभी तो आएगी कि उन्होंने ही उनके प्रिंसिपल जो थे वो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, या मॉडर्न टेक बेस्ड सर्विसेज हो लाइक फास्ट फूड चेन्स हैं, बीपीओज हैं, ये सारा काम करने में कहीं भी वो टेलर के प्रिंसिपल से आज भी इंस्पायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें आज भी यूज़ होती हैं। हाउएवर अब क्या है, उन सारी चीज़ों को एज इट इज़ नहीं हम यूज़ करते, उनके कुछ प्रिंसिपल्स को हम ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोचेस, जो कुछ ऐसे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी वगैरह के साथ हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत रेयर है कि एज इट इज़ वो टेलरिज्म आज भी चल रहा हो। ये इसका पूरा कंक्लूजन है जो आप देख सकते हो, ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा लिखना होता है और आप देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है। आगे बढ़ते हैं। राइट एन ऐसे ऑन मैक्स वीबर्स थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। तो अब हम समझेंगे मैक्स वीबर जी ने एक आइडियल टाइप क्या बताया है ब्यूरोक्रेसी का जो होना चाहिए। तो ये आप मेरे पीछे जो फोटो देख पा रहे हो, ये मैक्स वीबर है, और ये क्या बताते हैं आइए समझते हैं। मैक्स वेबर वॉज अ जर्मन थिंकर, जर्मनी के थे, और इन्होंने सोशियोलॉजी को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा। वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज वाज अबाउट हाउ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रन। ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे काम करना चाहिए, उसके लिए इन्होंने अपनी थ्योरी दी है आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो एट द टाइम मोस्ट पावर वॉज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल और पर्सनल रूल, ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होती थी वो पर्सनल किसी एक इंसान के पास रहती थी। तो वीबर बताते हैं अ सिस्टम बेस्ड ऑन क्लियर रूल्स, फेयरनेस एंड एफिशिएंसी। ये कहते हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो हिज आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी वॉज अबाउट हैविंग ऑर्गेनाइज्ड ऑफिसेस। इनका कहने का मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी में ये ऑर्गेनाइज्ड ऑफिसेस होने चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, वर्कर्स ट्रेंड होने चाहिए। इवन दो इट वॉज अ थ्योरी, इस मॉडल हेल्प्ड शेप हाउ गवर्नमेंट्स एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुडे। ये सिर्फ थ्योरी है, लेकिन ये इतनी आइडियल है कि आप अगर इसको आज की डेट में देखोगे जोड़ के तो बहुत अच्छी थ्योरी है। मैं आपको अंदर इसके बताता हूँ क्या है। देखो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग समझो। जो टर्म ब्यूरोक्रेसी है वो आती है एक फ्रेंच वर्ड ब्यूरो से, जिसका मीनिंग होता है डेस्क या फिर ऑफिस। ग्रीक वर्ड है क्रेटिया, जिसका मतलब होता है रूल या फिर पावर। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब हुआ रूल बाय ऑफिस या ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिशियल्स जो होते हैं, जैसे इंडिया में आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह हो गए, दे आर ब्यूरोक्रेट्स, आईएफएस वगैरह। तो ये क्या करता है, एक ऐसा सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन पे, हायरार्की पे और फॉर्मल रूल्स पे बेस्ड है, स्पेशली इन गवर्नमेंट एंड लार्ज इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, वो होते हैं तभी अब जो लीडर्स हैं वो डिसीजन ले पाते हैं अच्छे अच्छे, अदरवाइज वो डिसीजन अच्छे नहीं ले पाएंगे। तो वीबर सॉ ब्यूरोक्रेसी एज द मोस्ट एफिशिएंट एंड रैशनल वे टू ऑर्गेनाइज ह्यूमन एक्टिविटी। वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी बहुत जरूरी है अगर सारी चीजें अच्छे से करनी। तो इसमें हायरार्की होती है, आईएएस होगा, ठीक है, आईपीएस होगा, आईएफएस होगा, और नीचे चलते जाओगे और ऐसे रैंक बनती जाएंगी, इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो ये सब है। देखो वीबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप। तो वीबर कहते हैं, एक वर्ड यूज कर रहे हैं, एक टर्म है आइडियल टाइप, क्या अच्छा होना चाहिए। तो यूज द टर्म आइडियल टाइप नॉट टू डिस्क्राइब समथिंग परफेक्ट, ये कुछ परफेक्ट नहीं बताना चाह रहे हैं, बट एज अ थियोरेटिकल मॉडल दैट हेल्प इन एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ये कहते हैं मैं ज़्यादा आइडियल नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशंस है उसमें कहीं ना कहीं मेरी थ्योरी काम आए। तो द आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी वाज अ स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर दैट डिडंट एग्जिस्ट एग्जैक्टली
इन रियलिटी जो इन्होंने बताया है वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करता वैसा, लेकिन अगर आप एक्चुअल ब्यूरोक्रेसीज को देखो तो एक ये बेंचमार्क की तरह काम करता है इवैल्यूएशन में कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें आज होती हैं तो हम मान सकते हैं कि इनसे इंस्पायर्ड हैं। इट शोड हाउ अ परफेक्टली रेशनल एंड लीगल ऑर्गेनाइजेशन वुड वर्क। एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम तभी करती है जब उसकी ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी होती है। ये हम इसमें देखेंगे। की फीचर्स ऑफ आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन बहुत क्लियर होते हैं। एन आइडियल ब्यूरोक्रेसी ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू अ फिक्स सेट ऑफ रिटन रूल्स। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स का जो है वो क्या कहते हैं रूल्स को फॉलो करना होता है। तो दीज रूल्स गाइड डिसीजंस, कैसे डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऑर्डर, फेयरनेस क्या है, ये सब इनको बताया जाता है। तो ऑफिशियल्स जितने भी होते हैं वो उस प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। अपने मतलब पर्सनल फीलिंग्स, फेवरेटिज्म, ये सब को साइड करके रूल्स को फॉलो करना होता है। फिर आता है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। So there is a clear chain of command in bureaucratic system. Each level of authority supervises the level below it. ठीक है, मैंने बताया ऊपर IAS होगा तो उसके नीचे कोई दूसरा ब्यूरोक्रेट होगा, उसके नीचे कोई दूसरा ब्यूरोक्रेट होगा, ऐसे फिर ये पूरी हायरार्की चलेगी। ठीक है, हर किसी की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिवीजन ऑफ लेबर। तो वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क असाइंड टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज। ये बहुत जरूरी है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग आप उनको टास्क दोगे, काम दोगे। सो दिस स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और टास्क जो है वो हमेशा कोई एक्सपर्ट जो बंदा होगा वो कर रहा होगा। फिर है इम्पर्सनैलिटी इन रिलेशनशिप्स। ये क्या है, एक अच्छे ब्यूरोक्रेसी में क्या होगा, पर्सनल फीलिंग्स आर नॉट अलाउड। अगर कोई IAS ऑफिसर है तो उसको अलाउड नहीं है कि वो अपने पर्सनल गुस्सा किसी पे जाके उतारेगा, तो ये चीजें नहीं होती। ठीक है, देयर इज नो फेवरेटिज्म, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एवरी सिटीजन और एम्प्लॉय इज ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, फिर है मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। आपने देखा होगा UPSC एग्जाम CSC का जो देते हैं, ठीक है, CSC उसके बाद ही आप जो है IAS बनते हो और देखा जाता है कि आपकी मेरिट क्या है, वो सब चीजें। ठीक है, तो हायरिंग जो होगी, प्रमोशन जो होगा, वो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी कॉम्पिटेंस, ठीक है, और परफॉर्मेंस, ये दो तीन चीजें देखकर फिर होगा। पर्सनल कनेक्शन, बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा कि आप किस घर से आते हो आप IAS बन जाओगे, नो। करियर ओरिएंटेशन। ऑफिशियल्स व्यू देयर रोल्स एज अ फुल टाइम करियर, नॉट टेम्परेरी पोजीशन। आप IAS बने हो तो टेम्परेरी टाइम के लिए नहीं बनते हो, फुल टाइम सोचोगे लॉन्ग टर्म में देश के लिए क्या करना है, जो भी एरिया दिया गया है उसमें क्या करना है। तो दे आर कमिटेड, कमिटमेंट देनी पड़ती है, ट्रेनिंग मिलती है, आपको मोटिवेट किया जाता है कि अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से कैरी आउट करोगे। फिर है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ऑल कम्युनिकेशन इन ब्यूरोक्रेसी इज रिटन। जो भी बातें होंगी डॉक्यूमेंटेड होगी, रिटन में होंगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे मुंह जुबानी बोल रहे हो। इससे क्या है, क्लैरिटी रहेगी, रिकॉर्ड्स रहेंगे और डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। रैशनल लीगल अथॉरिटी। मैक्स वीबर बताते हैं 3 तरीके की अथॉरिटीज होती हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी यानी कि बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जैसे कि राजा वगैरह हो गया, ट्राइबल लीडर हो गए, ये सबसे पुरानी अथॉरिटीज है। फिर आता है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, लाइक डिपेंड्स ऑन द पर्सनल चार्म ऑफ लीडर्स, लाइक रेवोल्यूशनरीज जो लोग होते हैं वो अगर रूल करने आ रहे हैं, लोग उसके पीछे हैं। ठीक है, फिर आते हैं रैशनल लीगल अथॉरिटी। ये क्या है, विच सपोर्ट्स ब्यूरोक्रेसी। इसमें क्या यही है, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, लॉज, रूल, ये सबको फॉलो कर रहे हैं, तो ये वाली अथॉरिटी बहुत अच्छी है। अगर इसका फायदा मैं देखूं, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी के क्या एडवांटेज है, तो मैक्स वीबर्स मॉडल वाज डिजाइन टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट। इनका बेसिकली इस मॉडल को बताने का पीछे का मकसद यही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाना है तो उसके लिए अच्छे ब्यूरोक्रेट्स का होना बहुत जरूरी है। कि क्लैरिटी ऑफ रोल्स, एवरीवन नोज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऑफिशियल्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनको अपनी जॉब पता होगी। फेयरनेस रहेगी, रूल्स अप्लाई इक्वली टू एवरीवन, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी जब आप स्पेशलाइजेशन रखोगे टास्क को लेकर, प्रोसीजर सबको पता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कोई डिले नहीं होगा। फिर अकाउंटेबिलिटी, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा तो कोई भी अपने मनमर्जी से काम नहीं करेगा, नीचे वाला कुछ करेगा तो उसको ऊपर वाले के लिए अकाउंटेबल है, उसको फिर पूछेगा तो आंसर देना पड़ेगा। कंटिन्यूटी, ब्यूरोक्रेसीज जो है वो लगातार काम करती रहती हैं, पॉलिटिकल लीडर तो आते जाते रहते हैं, एक गवर्नमेंट आएगी एक गवर्नमेंट जाएगी, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, उनको गवर्नमेंट में वैसे ही रहना है। क्रिटिसिज्म भी है कुछ, देखो, वाइल वीबर्स मॉडल हैज मैनी स्ट्रेंथ, बहुत फायदे भी हैं लेकिन ये बहुत रिजिड है। लाइक द
emphasis on rules can make the system inflexible. ज्यादा ही रूल करोगे तो ऐसा भी नहीं चलेगा. रेड टेप यानी कि एक्सेसिव पेपर वर्क, बहुत ज्यादा पेपर वर्क करवा रहे हो, बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स हैं, तो इससे बहुत डिले होगा. हर काम के लिए एक साइन चाहिए, उसके बाद आगे होगा, तो ऐसे नहीं होगा ना. impersonality, like treating people like numbers can reduce motivation and creativity. आप लोगों को सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो तो वो भी गलत है. हायरार्की इश्यूज भी होते हैं. टू मेनी लेवल्स कैन रिजल्ट इन पुअर कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग डिलेज. अगर मान लो ये ऊपर वाला कह रहा है मैं तो नीचे वाले से बात ही नहीं करूंगा, मैं तो आईएएस ऑफिसर हूँ, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा ना सही से, कोई इनोवेशन नहीं है. ब्यूरोक्रेट्स में अवॉइड रिस्क चेंजेस ड्यू टू फियर ऑफ ब्रेकिंग रूल्स. क्या पता वो रूल तोड़ने से डरते हो, कुछ बड़ा ना कर पाए, कुछ तूफानी ना कर पाए. तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि कुछ इसके क्रिटिक्स में आती हैं. मैक्स वीबर्स इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इनका जो रोल रहा है क्या है कि मैक्स वीबर्स थ्योरी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द क्लासिकल स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, और इनके जो आइडियाज हैं वो शुरुआत के जो मॉडल्स थे गवर्नमेंट वगैरह के, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं. सो हिज कॉन्सेप्ट्स गाइडेड द फॉर्मेशन ऑफ सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट सिस्टम्स. जैसे आज आप देखिए यूपीएससी सीएससी को जब हम इसका एग्जाम देने जब हम जाते हैं, इसके बाद हम आईएएस वगैरह बनते हैं, तो ये सिविल सर्विसेज का जो है रिक्रूटमेंट का सिस्टम ये इन्हीं से ही आया है. फिर है मैनी गवर्नमेंट्स स्टिल यूज मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट. इंडिया में भी होता है भाई, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, बहुत टफ एग्जाम होता है, तो मेरिट देख के ही उसके बाद फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में सारा काम आज भी हो रहा है. इवन दो बाद की कुछ नई भी थ्योरीज आई हैं, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एनपीएम, गुड गवर्नेंस, लेकिन आज भी मैक्स वीबर ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसकी बहुत तारीफ पाई होती है. रिलेवेंस क्या है ब्यूरोक्रेसी की आज की डेट में? डू यू थिंक जो ऑफिशियल्स होते हैं आईएएस वगैरह जो ऑफिसर्स हैं, क्या ये रिलेवेंट है आज की डेट में? तो मैक्स वीबर्स ब्यूरोक्रेसी इज स्टिल रिलेवेंट. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, जुडिशरी एंड लॉ एनफोर्समेंट में उनका रोल होता है, लार्ज कॉरपोरेशंस, ठीक है, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, हर जगह पे मैक्स वीबर्स ब्यूरोक्रेसी इज स्टिल रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड. ये सारी जगहों पे आज भी इनकी थ्योरी जो इन्होंने दी है वो अप्लाई होती है. हाउएवर मॉडर्न ब्यूरोक्रेसीज हैव इवॉल्व टू बिकम मोर फ्लेक्सिबल. आज की डेट में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, सिटीजन से बहुत क्लोज हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स हो गए हैं, ई गवर्नेंस वगैरह, डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है, पेपर वर्क थोड़ा कम हुआ है, चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा हो गई हैं, तो चेंजेस आए हैं मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग. अल्टरनेटिव्स एंड मॉडिफिकेशंस. देखो मॉडर्न थिंकर ने कुछ सजेशन दिया है, वो कहते हैं जैसे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है जो एल्टोन मायो ने दी थी, फोकस्ड ऑन वर्कर मोटिवेशन. ये कहते हैं ह्यूमन रिलेशंस को अच्छा करो, वर्कर्स का मोटिवेशन बढ़ाओ, रिलेशनशिप अच्छा बनाओ. फिर एनपीएम आया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जैसा होता है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह देखना, वो सब करने लगो. फिर तीसरा है गवर्नेंस मॉडल्स, लाइक ट्रांसपेरेंसी लाओ, पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, कोलैब करो. तो ये चीजें नई नई भी आई हैं. So these alternative shows that while Weber's model provides a solid structure, solid तो है, लेकिन अभी भी मॉडर्न टाइम में सोसाइटीज बहुत डायनेमिक है, एज इट इज आप उसको नहीं कर सकते. तो इसका एक बैलेंस व्यू अब मैं आपको बताता हूँ. स्ट्रेंथ्स विद फ्लेक्सिबिलिटी. देखो द बेस्ट अप्रोच इज नॉट टू रिजेक्ट वीबर्स ब्यूरोक्रेसी. आप इसको फुली रिजेक्ट नहीं कर सकते, वीबर ने जो बताया आप सीधा इग्नोर नहीं कर सकते, बट आप इनकी जो स्ट्रेंथ है इसकी थ्योरी की, लाइक स्ट्रक्चर, अकाउंटेबिलिटी या मेरिट, उसको मॉडर्न चीजों से जोड़ दो ना, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, तो ये थ्योरी अच्छी हो जाती है. एक आइडियल सिस्टम जब होगा जब आप रूल्स फॉलो करो बट ब्लाइंडली ना फॉलो करो. एनकरेज स्पेशलाइजेशन बट ऑल्सो टीम वर्क. टीम वर्क भी जरूरी है. इक्वालिटी होनी चाहिए बट ऑल्सो केयर अबाउट इंडिविजुअल नीड्स. सबकी इंडिविजुअल नीड्स क्या है वो भी देखो. तो अगर ये बैलेंस्ड मॉडल होगा तो वो सबसे आइडियल होगा, वो सबसे अच्छा रहेगा, और ये इसका कंक्लूजन है. ओके, ये आप देख सकते हो आपके सामने है. कंक्लूजन मैंने आपको दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं. एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग थ्योरी ऑफ हर्बर्ट साइमन. तो देखते हैं भाई ये क्या कहते हैं. तो हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग के बारे में कुछ बताता है. हमें अलग अलग स्टेप्स पता चलेंगे डिसीजन मेकिंग आखिर होती कैसे है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. तो आइए लेट्स सी. हर्बर्ट साइमन वॉज अ फेमस थिंकर who won a Nobel Prize. इनको नोबल प्राइज भी मिला है. He studied how people and organizations make decisions. इन्होंने decisions कैसे लिए जाते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है. He said that the most important part of administration is decision. कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन की वो डिसीजन लेना ही होता है. उनसे पहले मोस्टली जो आइडियाज़ थे
वो रूल्स स्ट्रक्चर्स इस पे फोकस करते थे, बट हर्बर्ट साइमन देखते हैं कि डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं। ओके, सो ही सेड पीपल डोंट ऑलवेज मेक परफेक्ट चॉइसेस बिकॉज दे हैव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। हमेशा आपकी चॉइस परफेक्ट नहीं होती, एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फीलिंग एंड बिहेवियर। वो सोचते नहीं है लोग ज़्यादा। हिज आइडियाज हेल्प्ड क्रिएट अ मोर रियलिस्टिक एंड साइंटिफिक वे टू अंडरस्टैंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग को साइंटिफिक बनाओ, फीलिंग से और इमोशन से मत जोड़ो। तो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन? क्या होता है डिसीजन मेकिंग का मतलब? इन सिंपल टर्म्स, डिसीजन मेकिंग का मतलब है चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अवेलेबल चॉइसेस। जितने भी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है, वो है डिसीजन मेकिंग, और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो इन एडमिनिस्ट्रेशन एवरी प्लान, एवरी पॉलिसी और एवरी एक्शन स्टार्ट्स विद अ डिसीजन। हर चीज का एक डिसीजन होता है, वेदर इट्स हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय या फिर सेटिंग अ बजट या सॉल्विंग अ पब्लिक इशू। हर स्टेप पे आपको, जो मैंने 2-3 स्टेप बताए हैं, आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, आपको चीज़ों को सोचना पड़ता है। सो हर्बर्ट साइमन बिलीव दैट, ये मानते हैं कि हाउ डिसीजंस आर मेड इज की टू इम्प्रूविंग एडमिनिस्ट्रेशन। जितना अच्छा डिसीजन लोगे उतना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलेगा। साइमन्स व्यू ऑन रेशनल डिसीजन मेकिंग। अब ये क्या सोचते हैं, देखो, साइमन सेड दैट पीपल ट्राई टू मेक रैशनल डिसीजंस मीनिंग दे वांट टू मेक द बेस्ट पॉसिबल चॉइस। रैशनल यानी कि वो लोग तो ये चाहते हैं कि हम जो भी चॉइस लेंगे वो बेस्ट से बेस्ट हो डिसीजन हमारा, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, परफेक्ट रैशनैलिटी इज इम्पॉसिबल। हमेशा परफेक्शन नहीं आ पाता। पीपल डू नॉट ऑलवेज हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उतना टाइम नहीं होता या उतनी एबिलिटी नहीं होती। सो दैट्स वाई उन्होंने इंट्रोड्यूस करा द आइडिया ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। अब ये कहते हैं कि हमेशा परफेक्ट रैशनैलिटी नहीं आती। बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब है द रियलिस्टिक वे पीपल डिसाइड, यानी कि एक रियलिस्टिक तरीके से सोचो, आइडियल मत बनो। बाउंडेड रैशनैलिटी इज वन ऑफ साइमन्स मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट्स। ये आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हर्बर्ट साइमन की ये जो थ्योरी है डिसीजन मेकिंग की, इसको बाउंडेड जो आपकी ये रैशनैलिटी है इसके कंटेक्स्ट में बताओ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही आंसर लिखना है। ह्यूमंस ट्राई टू बी रेशनल। हम सोचते हैं हम हमेशा सही हैं, बट देयर एबिलिटी इज लिमिटेड बाय टाइम। आपका टाइम हो सकता है उतना ना हो, इन्फॉर्मेशन उतनी ना हो, मेंटल कैपेसिटी इतनी ना हो, हमेशा आप रैशनल नहीं रह सकते। पीपल ऑफन सेटल फॉर अ गुड इनफ सॉल्यूशन रेदर देन द बेस्ट वन। हम अक्सर बेस्ट के बारे में ना सोचकर गुड इनफ जो होता है उससे ही सेटल कर लेते हैं। डिसीजन मेकर्स ऑपरेट अंडर कॉन्स्ट्रेंट्स एंड मेक चॉइस दैट आर सेटिस्फैक्ट्री नॉट परफेक्ट। हम सेटिस्फैक्शन देखते हैं, परफेक्शन नहीं देखते। ओके, दिस आइडिया मेक्स डिसीजन मेकिंग मोर रियलिस्टिक एंड अंडरस्टैंडेबल स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट सिस्टम। सो इनका आइडिया कहता है डिसीजन मेकिंग कैसे हम अपनी परफेक्ट बना सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कैसे लिया जाता है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेप बाय स्टेप इसका एक प्रोसेस है जहां पे इसके 3 मेन स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है इंटेलिजेंस एक्टिविटी। होता क्या है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज है। तो द एडमिनिस्ट्रेटर आइडेंटिफाई एंड डिफाइंस द प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम का पता चलता है, उसके रिलेटेड जो डेटा होता है वो मिलता है, और सिचुएशन क्या है उसको देखा जाता है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आता है डिजाइन एक्टिविटी। अब क्या करना है, इस स्टेज में डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस आर डेवलप्ड। क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो सोचा जाता है। ईच ऑप्शन इज एग्जामिन्ड फॉर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें देखा जाता है इससे क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। थर्ड है चॉइस एक्टिविटी, ये तीसरा स्टेज है। फाइनली जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चूज कर लिया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर फीडबैक लिया जाता है ताकि देखा जाए जो डिसीजन है वो सही से काम किया या फिर इसमें कुछ और एडजस्टमेंट करनी है। ये जो 3 स्टेप मॉडल है ये ही प्रोसेस को क्लियर बनाता है और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, जिससे कि आप अच्छे जो है एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजंस ले पाते हो। तो ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। सेटिस्फिशिंग, ठीक है, सेटिस्फाइजिंग वर्सेस मैक्सिमाइजिंग। देखो, ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट पीपल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज टू चूज द एब्सोल्यूट बेस्ट ऑप्शन। जो पुराने लोग हैं, ठीक है, वो क्या फोकस करते हैं कि लोग हमेशा ये चाहते हैं, जो पुराने इकोनॉमिस्ट हैं, कि लोग हमेशा ट्राई करते हैं मैक्सिमाइज करें अच्छे से अच्छा ऑप्शन जो मिल सकता है। लेकिन साइमन कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंट्रोड्यूस करते हैं द आइडिया ऑफ सेटिस्फाइजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिस्फाई एंड सफिक्स। इन्होंने इसको मिक्स कर दिया, इसको जोड़ दिया।
सेटिस्फाइजिंग का मतलब होता है चूजिंग द फर्स्ट एक्सेप्टेबल ऑप्शन रेदर देन सर्चिंग एंडलेसली फॉर द बेस्ट वन, यानी कि जो भी सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है जो अच्छा है उसको चूज कर लिया, आप ढूंढ नहीं रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। तो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वेयर टाइम एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जब टाइम कम होता है तो हमें उस टाइम पे सेटिस्फाइजिंग करना पड़ता है, जो भी मिल रहा है वो प्रैक्टिकल चीज होती है। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है क्योंकि इट मैचेस हाउ डिसीजंस आर एक्चुअली मेड इन रियल गवर्नमेंट ऑफिस। असलियत में सेटिस्फाइजिंग ही होता है, जब टाइम कम है यार तो यही है ना जो अवेलेबल होगा वही करना पड़ेगा। साइमन्स क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि जो पुराने थिंकर्स थे, देखिए ग्यूलिक हैं, उर्विक हैं, वो यूज्ड वेग प्रिंसिपल्स लाइक यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये कहते हैं ये बहुत गलत है, इन्होंने जो भी थ्योरीज दी हैं। ही कॉल्ड दीज प्रिंसिपल्स प्रोवर्ब्स, यानी कि मीनिंग देवर जनरल स्टेटमेंट्स दैट कुड नॉट बी टेस्टेड साइंटिफिकली। कहते हैं बस बोल दिया है, ये असलियत में हो नहीं सकता जो इन्होंने थ्योरीज दी है पुराने वालों ने। सो हर्बर्ट साइमन वांटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट। ये कहते हैं फैक्ट पे बात करो, एविडेंस पे बात करो, साइंटिफिक तरीके से बात करो, ये नहीं आप अपने ओपिनियन और अपने एजम्पशंस बना लिए, कुछ भी ऐसा नहीं चलता एडमिनिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन डिसीजन मेकिंग, अब ये देखो जब डिसीजंस का कोई भी टॉपिक आता है तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी तो आएगी वहां पे। साइमन ब्रॉट इन आइडियाज फ्रॉम साइकोलॉजी टू एक्सप्लेन हाउ पीपल एक्चुअली थिंक एंड डिसाइड। वो कहते हैं कि पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, हम अक्सर इमोशन से प्रभावित होते हैं, हैबिट से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, एंड इवन द वे ऑप्शंस आर प्रेजेंट, ये सारी चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। सो ऑफन डिसीजंस आर मेड नॉट बाय लॉजिक अलोन बट बाय इंट्यूशन एंड ट्रायल एंड एरर। अक्सर हम जो डिसीजंस लेते हैं हम सीख सीख के, गलतियां कर करके ही वो हम करते हैं। सो इससे क्या है, दिस मेड एडमिनिस्ट्रेशन मोर ह्यूमन सेंटर्ड, शोइंग दैट अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट एज अंडरस्टैंडिंग रूल्स। हमें ह्यूमन बिहेवियर को भी समझना चाहिए क्योंकि रूल से ही सब कुछ नहीं होता, ह्यूमंस को भी समझना है। कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, देखो हर्बर्ट साइमन्स थ्योरी was one of the early bridges between public administration and organizational behavior। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा बिहेवियर क्या होता है, वो पहले लैग कर रहा था, वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पर वो कहते हैं कि ग्रुप्स मेक डिसीजंस थ्रू नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज एंड पॉलिटिक्स। समटाइम्स ग्रुप थिंक और प्रेशर कैन अफेक्ट चॉइसेस। लोग ग्रुप्स में बातें करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में नेगोशिएशंस होती है, कॉम्प्रोमाइज होते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, लीडरशिप स्टाइल एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस डिसीजन, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत कैसे हो रही है, ठीक है, कल्चर कैसा है वहाँ का, लीडरशिप कैसी है, बिहेवियर कैसा है, ये इन्फ्लुएंस करता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस को बहुत ज़्यादा। सो दिस ओपन द डोर फॉर फ्यूचर, इससे भविष्य का रास्ता खुल गया कि टीम्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका भी ध्यान रखो। प्रैक्टिकल यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हर्बर्ट साइमन की थ्योरी वो कहती है कि बहुत तरीके से हेल्प कर रही है ये हमें। सबसे पहले इट इनकरेजेस अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी ये बताया इन्होंने। दूसरा, इट एक्सेप्ट्स ह्यूमन लिमिटेशंस, कहते हैं ह्यूमंस हमेशा बेस्ट चॉइस नहीं ले पाते। सो डिसीजन मेकर्स डोंट फील प्रेशर टू बी परफेक्ट, आप वो प्रेशर मत लो कि मुझे परफेक्ट ही दिखना है, वो जरूरी नहीं है। इट सपोर्ट्स द यूज ऑफ डेटा, फैक्ट पे बात करो, एनालिसिस पे बात करो, फीडबैक पे बात करो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्रिटिसिज्म है इनकी थ्योरी को, कुछ लोगों ने बुरा भी बताया है, लाइक द आइडिया ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी इज नॉट क्लियर, इट्स हार्ड टू टेल एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स और हाउ टू मेजर इट। सही से वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। द थ्योरी मोस्टली टॉक्स अबाउट हाउ वन पर्सन मेक डिसीजंस, इट डज नॉट टॉक अबाउट मच अबाउट हाउ पॉलिटिक्स और आउटसाइड थिंग्स अफेक्ट चॉइसेस। ये सिर्फ एक इंसान के ऊपर बात कर रहे हैं, बाहर की चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रियलिटी में क्या होता है, डिसीजंस आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय what people think, political pressure and doing the right thing। कभी कभी बाहर का भी तो प्रेशर होता है, बाहर की चीज़ की तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर कितना होता है कभी कभी डिसीजन लेने में, तो हमेशा इनकी थ्योरी काम नहीं आएगी। तो ये कंक्लूजन है जो कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छी लगती है ना अगर आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिख दीजिएगा, अच्छा लगता है। Elaborate the main features of new public management, how is it different from new public service। तो इन दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे, ठीक है, आइए समझते हैं क्या है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक सर्विस। मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है जो अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कुछ नई चीज़ें हैं जो आई हैं। जैसे इन द 1980s एंड 1990s मैनी गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड स्टार्टेड मेकिंग चेंजेस इन द वे दे वर्क, बहुत चेंज आया
वो चाहती हैं कि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो फास्ट हो जाए, सस्ती हो जाएं और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएं। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, एक नया तरीका। एनपीएम, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं, इज अ स्टाइल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट यूजेस बिजनेस आइडियाज इन गवर्नमेंट। ठीक है, ये मैंने पीछे आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसी को डीपली पढ़ना है। यानी कि ऐसा कर दो जैसे एक कंपनी काम करती है। इट बिलीव्स दैट गवर्नमेंट शुड एक्ट मोर लाइक अ कंपनी। ठीक है, रिजल्ट पे फोकस करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी कि सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन, उस पर फोकस करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो लेटर न्यू आइडिया कॉल्ड न्यू पब्लिक सर्विस केम अप इन रिस्पॉन्स टू एनपीएम। एनपीएम के बाद आगे चलकर एनपीएस आया, और एनपीएस कहता है गवर्नमेंट इज नॉट अ बिजनेस। वो कहता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, एंड सिटीजन्स आर नॉट कस्टमर्स, सो दे आर एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, एंड द गवर्नमेंट शुड सर्व द पब्लिक गुड, नॉट जस्ट फोकस ऑन परफॉर्मेंस। लोगों की भलाई की बात करो, वो कस्टमर नहीं है, पहली बात, वो सिटीजन्स है, सोसाइटी के मेंबर है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। एनपीएम को अच्छे से समझते हैं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज अ वे ऑफ मैनेजिंग पब्लिक सर्विसेज यूजिंग प्राइवेट सेक्टर मेथड। जैसा प्राइवेट सेक्टर में होता है उसको आप गवर्नमेंट में यूज कर रहे हो। इसमें एफिशिएंसी देखी जाएगी, डूइंग मोर विद लेस, परफॉर्मेंस देखी जाएगी, आपने कितनी सक्सेस आपको मिली है, कंपटीशन देखा जाएगा, फिर है कस्टमर फोकस कि सिटीजन्स को क्लाइंट्स की तरह ट्रीट करो, भाई सेटिस्फेक्शन हो। सो एनपीएम बिलीव्स दैट द गवर्नमेंट शुड वर्क लाइक अ बिजनेस। ठीक है, गवर्नमेंट एक बिजनेस की तरह काम करे, कंपनी की तरह काम करे, ये है। इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। पहला है फोकस ऑन रिजल्ट। एनपीएम सीधा सीधा ये कहती है कि क्या अचीव किया है आपने, कैसे किया है वो छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज जज्ड बाय हाउ मैनी पेशेंट्स इट हेल्प्स, नॉट जस्ट हाउ मैनी स्टाफ इट हैज। समझ रहे हो, ये चीजें। परफॉर्मेंस देखी जाएगी, एनपीएम यूजेस नंबर्स एंड रिपोर्ट्स, रिपोर्ट देखी जाएगी कि कितना अच्छे से डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, स्कूल्स में बी रैंक्ड बेस्ड ऑन एग्जाम रिजल्ट्स और अटेंडेंस रेट्स। वो डेटा देखा जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा वो सही है या गलत है। डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसमें। पावर इज गिवन टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और लोकल ऑफिसेस। नीचे से नीचे तक भी लोगों को पावर होती है ताकि डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाए, लोगों का भला हो। कस्टमर ओरिएंटेशन यानी कि सिटीजन्स को कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाता है, उनका सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन पोर्टल्स फॉर पेइंग बिल, ठीक है, बुकिंग अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें कि उनको एक्सपीरियंस उनका ईजी कर दो। यूज ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड आउटसोर्सिंग यानी कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट कंपनीज को भी आने दे। फॉर एग्जांपल, गार्बेज कलेक्शन में भी डन बाय प्राइवेट फर्म इंस्टेड ऑफ अ सिटी डिपार्टमेंट। अगर आपकी एमसीडी की गाड़ी नहीं आ रही तो एक प्राइवेट गाड़ी आके उठा जाए। फिर है कॉस्ट कटिंग एंड बजट कंट्रोल। एनपीएम में ये बताया जाता है कि पैसा बचाओ जितना हो सकता है। इट यूजेस टूल्स लाइक बजट बनाना, ऑडिट करवाना, फाइनेंशियल रिव्यूज करना, उसके बाद वापस से बजट बनाना, ये सब है। एग्जाम्पल ऑफ एनपीएम इन रियल लाइफ, थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल बता दूं आपको। द गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट बस कंपनीज, यानी कि आपके शहर में प्राइवेट बसेस चल रही हैं। बस सर्विसेज आर मेजर्ड बेस्ड ऑन ऑन टाइम परफॉर्मेंस की, क्या टाइम से आ रही है या नहीं आ रही है। कंप्यूटर्स कैन रेट सर्विसेज कि आपको कैसा लगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार रेटिंग दे दो, टैक्सी ऐप जैसे होता है। पुअर परफॉर्मिंग कंपनीज कैन बी रिप्लेस्ड, अगर कोई कंपनी ने अच्छे से काम नहीं किया उसको हटा दो। तो ये अप्रोच कहती है कि गवर्नमेंट को बिजनेस की तरह बना दो, प्राइवेट जैसे होता है, कॉर्पोरेट। बेनिफिट्स क्या है इसके? फास्ट सर्विस मिलेगी आपको, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, गवर्नमेंट का जो है भाई सेविंग ज़्यादा होगी, वेस्ट कम। सो इन मैनी कंट्रीज एनपीएम ने बहुत मदद करी है, ठीक है, बहुत मदद करी है। क्रिटिसिज्म भी है इसके कुछ, इवन दो एनपीएम से एफिशिएंसी अच्छी हुई है, कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉफिट ओवर पीपल, लोगों से ज़्यादा फायदा बनाने में ज़्यादा वो हो रहा है। सो कभी कभी इट समटाइम्स इग्नोर्ड पब्लिक वेलफेयर टू सेव मनी, पैसा भी बचाया जाता है इसमें। इनइक्वालिटी, पुअर और रिमोट एरियाज में गेट फीवर सर्विसेज, जो लोग गरीब एरिया में रहते हैं वहाँ पे कोई सर्विस ज़्यादा नहीं मिलती। लेस अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेट लोग तो कभी भी कंपनियां वगैरह इतना अकाउंटेबल नहीं होती। सिटीजन्स एज कस्टमर्स, इट इग्नोर्ड दैट पीपल आर नॉट जस्ट बायर्स बट पार्टिसिपेंट इन डेमोक्रेसी। वो भूल गए कि वो देश के नागरिक हैं, वो सिटीजन्स हैं, वो कस्टमर नहीं है। तो कस्टमर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते आप सिटीजन्स को। अब मैं आपको बताता हूँ एनपीएस क्या है। व्हाट इज न्यू पब्लिक सर्विस? न्यू पब्लिक सर्विस इज थोड़ा नया मॉडल है। गवर्नमेंट शुड सर्व नॉट स्टीयर, यानी कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए।
द मेन जॉब ऑफ गवर्नमेंट इज टू सर्व पीपल, नॉट टू एक्ट लाइक अ बिजनेस। कहता है कंपनी नहीं है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सेवा करनी है। सिटीजन्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नॉट कस्टमर्स, ठीक है। सो डिसीजन शुड बी मेड विद पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों का जिसमें भला है वही काम करो, बस परफॉर्मेंस मत देखो अपनी। सो दिस अप्रोच पुट्स वैल्यूज, एथिक्स एंड डेमोक्रेसी, इसमें ये 2-3 चीजें आ जाती हैं जो कि पहले वाले में मिसिंग है। अब ये देखो एनपीएम क्या कहता है, एफिशिएंसी परफॉर्मेंस पे काम कर रहा है। एनपीएस क्या है, डेमोक्रेसी और सिटीजन एंगेजमेंट पे काम कर रहा है। एनपीएस जो है वो सिटीजन को कस्टमर समझता है, एनपीएम जो है वो कस्टमर समझता है, एनपीएस जो है उसको एक्टिव पार्टिसिपेंट समझता है। वहीं रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मैनेजर और कंट्रोलर का है कि भाई सिर्फ मैनेज करो, कंट्रोल करो, सब कुछ प्राइवेट कंपनीज को दे दो। एनपीएस जो है वो कहता है कि सर्वेंट बनो, लोगों की सेवा करो। स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग टॉप डाउन, यानी कि मैनेजर्स ही डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे क्या है, सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। मेजरमेंट कैसे होती है इसमें, एनपीएम में आउटपुट देखा जाता है, टारगेट दिया जाता है, पूरा नहीं किया तो इट मीन्स काम अच्छे से नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या है, पब्लिक वैल्यूज और कम्युनिटी की भलाई को देखा जाता है। इसमें क्या है, एनपीएम में आउटसोर्सिंग करवाई जाती है, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एनपीएस में जो होगा ज़्यादातर पब्लिक डिस्कशन से ही सब कुछ होगा, लोगों से उनको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि एनपीएस का एग्जाम्पल इमेजिन करो, अ सिटी वांट्स टू बिल्ड अ पार्क, एक शहर में एक पार्क बनाया जाना है। एनपीएम के अंतर्गत क्या होगा, ऑफिशियल्स जो होंगे वो प्राइवेट कंपनी को हायर करेंगे और उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करवाना पाएंगे, करवाना चाहेंगे। और एनपीएस में क्या होगा, द कम्युनिटी आस्क्ड फॉर आइडियाज, लोगों से पूछा जाएगा कि आपको कैसा चाहिए, वॉकिंग पाथ चाहिए, ट्रीज चाहिए, स्पोर्ट एरिया चाहिए। तो गोल है कि पार्क ऐसा हो जो लोगों की नीड्स को दिखाता हो, ऐसा पार्क बनाओ। सो सिटीजन्स को लगेगा कि हमारी रिस्पेक्ट हो रही है, जो कि इसमें नहीं हो रही ऊपर वाले में। व्हेन टू यूज एनपीएम ऑन एनपीएस एनपीएम वर्क बेटर व्हेन द गोल इज स्पीड, अगर आपको जल्दी काम करवाना है, पैसा बचाना है, सर्विस डिलीवरी लाइक ट्रांसपोर्ट, बिल पेमेंट, यहाँ पे एनपीएम अच्छा है, यहाँ पे आप करवाओ। लेकिन एनपीएस बेटर जो सोशल चीजें आप कुछ कर रहे हो, पॉलिसीज बना रहे हो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, तो वो लोगों का ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट बनेगा, तभी आप कर पाओगे अच्छे से। मॉडर्न अगर मैं आपको बताऊं, मॉडल ऐसे भी आ रहे हैं जो दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। इन मैनी कंट्रीज दोनों एनपीएम और एनपीएस दोनों को यूज किया जा रहा है। गवर्नमेंट्स यूज डिजिटल एप्स एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स फॉर एफिशिएंसी, ये चल रहा है। आप देखोगे बहुत से डिजिटल एप्स हैं जहां से आप टिकट बुकिंग वगैरह भी करते हो, वाइल ऑल्सो होल्डिंग पब्लिक हियरिंग्स एंड एनकरेजिंग फीडबैक फॉर बेटर गवर्नेंस, ये भी चल रहा है साथ के साथ, तो कंबाइन कर दिया है। ये कंक्लूजन है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज गुड गवर्नेंस, आउटलाइन द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर गुड गवर्नेंस इन रीसेंट टाइम्स। मैं आपको बताता हूं एक अच्छी गवर्नेंस किसे कहते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग गवर्नेंस को आप अच्छा कब कहोगे, कुछ चीजें होती हैं, अगर वो मिसिंग है तो फिर वो अच्छी नहीं होती। देखो, गुड गवर्नेंस मीन्स रनिंग द गवर्नमेंट इन द राइट वे, सही तरीके से गवर्नमेंट काम करे। इट इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट लीडर्स एंड पब्लिक ऑफिशियल्स ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, आपके नेता फेयरली काम कर रहे हैं, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। सो अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज गुड गवर्नेंस टेक डिसीजंस दैट आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, एफिशिएंसी होगी, लोगों का जिसमें भला होगा वो काम किया जाएगा। सो गुड गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग लॉज, सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता। इट्स अबाउट हाउ दोज लॉज आर इंप्लीमेंटेड, उनको इंप्लीमेंट कैसे किया गया है, रिसोर्सेज कैसे मैनेज हो रहे हैं, लोगों के साथ सही से ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं। सो इन रिसेंट टाइम्स मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव टेकन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू इम्प्रूव गवर्नेंस, हमने लोगों का भला करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। जैसे गुड गवर्नेंस के कुछ फीचर्स हैं, मैं आपको बताऊं। अकॉर्डिंग टू द यूएन एंड द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छी गवर्नेंस वही है जहां पे ट्रांसपेरेंसी होती है, लोग देख सकते हैं कि डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है। अकाउंटेबिलिटी होती है जहां पे ऑफिशियल्स आंसरेबल है अपने एक्शंस के लिए। रूल ऑफ लॉ होता है जहां पे कि एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ, सबको सबके लिए कानून सेम होना चाहिए। पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करवाओ भाई डिसीजन मेकिंग में। रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, गवर्नमेंट क्विकली रिस्पॉन्ड करे लोगों की जो जरूरत है। इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो भी सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो अच्छे से अच्छी हो। ये सारे फीचर्स ही एक कंट्री को ग्रो करने में मदद करते हैं, एक अच्छी गवर्नमेंट बनती है।
ई गवर्नेंस एंड डिजिटल सर्विसेज। देखो मैं आपको रिसेंट टाइम में एग्जांपल देता हूं। इन रिसेंट ईयर्स ई गवर्नेंस हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स टू इंश्योर गुड गवर्नेंस। ई गवर्नेंस यानी कि जब चीजें गवर्नमेंट की जो काम होते हैं वो ऑनलाइन आ गए अब सारे, लाइक टैक्स पे करना, डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना, सब्सिडीज वगैरह सब ऑनलाइन आ रही हैं। कुछ पोर्टल्स है जैसे डिजिटल इंडिया, उमंग ऐप हो गया, ई श्रम, ये सारी चीजें लोगों को अपने घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है पोर्टल से। यानी कि आपको अगर हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट चाहिए तो उसके लिए भी आपका ORS पोर्टल है, आप एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में घर बैठे अपॉइंटमेंट लो। इससे करप्शन कम होता है, टाइम बचता है। एग्जाम्पल, यू कैन अप्लाई फॉर अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन, कोई आपको रिश्वत नहीं देनी किसी को, खुद से आप अप्लाई करो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, देखो इंडिया की बात करें, RTI एक्ट 2005 में जो आया वॉज अ पावरफुल स्टेप टुवर्ड गुड गवर्नेंस, बहुत बड़ा पावरफुल स्टेप था। इससे सिटीजन्स को राइट मिलता है, आप क्वेश्चन कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से, ये काम क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आपको उसका रिटर्न में आंसर मिलेगा। पीपल कैन आस्क अबाउट द यूज ऑफ पब्लिक मनी, कि आपका जो पब्लिक का पैसा है वो कहाँ लगा है, प्रोजेक्ट डिले क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट का डिसीजन, कोई भी अगर आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, इससे आप कोई चीज छुपा नहीं सकते जो ऑफिशियल्स हैं। एग्जांपल, अ पर्सन कैन आस्क व्हाई अ लोकल रोड प्रोजेक्ट इज डिलेड, आप पूछ सकते हो कि ये प्रोजेक्ट क्यों डिले है, रोड बन क्यों नहीं रहा मेरा। यूज ऑफ आधार एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, देखो अब क्या है, बिचौलियों का काम खत्म हो गया है, करप्शन खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने आधार को लिंक कर दिया बैंक से, अब डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, आपकी आधार की डिटेल इनफ है आपके बैंक में पैसा डालने के लिए। सो आपको जो भी गैस की सब्सिडी आती है सिलेंडर पे, पेंशन आती है, स्कॉलरशिप्स आते हैं, सीधा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाती है। पहले क्या बिचौली होते थे, वो पैसे कुछ खाते थे और कुछ पैसे गरीबों को देते थे। सो अब मिसयूज नहीं होगा फंड का। एग्जाम्पल, LPG की जो सब्सिडी है, मान लो LPG सिलेंडर 1000 रुपए का है, तो एक महिला को सब्सिडी 500 रुपए की मिल रही है, अब वो डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जा रही है। एग्जाम्पल, LPG सब्सिडी इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द यूजर्स बैंक अकाउंट, नो मिडल मैन इज नीडेड। स्ट्रेंथनिंग एंटी करप्शन मैकेनिज्म, इससे क्या है, करप्शन के अगेंस्ट ये बहुत बड़ी लड़ाई है। टू इंश्योर गुड गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स आर टेकन टू फाइट करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे लोकपाल एंड लोकायुक्त आर अपॉइंटेड टू चेक करप्शन एट हाई लेवल्स, एक पोस्ट है लोकपाल होना चाहिए जो करप्शन जितने भी देश में भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसकी जांच करे, लोकायुक्त होना चाहिए। और द गवर्नमेंट प्रमोट्स ऑनलाइन टेंडर्स, ज्यादा से ज्यादा टेंडर ऑनलाइन है, ई प्रोक्योरमेंट्स हैं कि जितनी भी चीजें खरीदी बेची जा रही हैं वो उसका रिकॉर्ड रहे ऑनलाइन में। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शंस आर प्रोवाइडेड टू एनकरेज पीपल टू रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग, ऐसा भी देखा गया है अगर कोई करप्शन कहीं पे चल रहा है, कोई पैसा ले रहा है, तो लोगों को एनकरेज किया जाता है, आप उसकी वीडियो बना लो, कोई आप ऐसा प्रूफ बना लो। इस एफर्ट से क्या होता है, सिस्टम हमारा और अच्छा होगा। सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड ग्रीवांस रिड्रेसल, यानी कि गुड गवर्नेंस का मतलब है जब आप लोगों की आवाज को सुनते हो, ठीक है, कि पीपल हैव अ वॉइस इन डिसीजंस एंड कैन रेज कंप्लेंट, अगर कुछ अच्छा लोगों को नहीं लग रहा तो लोग कंप्लेंट भी कर पाए, ये होना चाहिए। प्लेटफॉर्म्स लाइक माई गवर्नमेंट, CP ग्राम्स एंड जन सुनवाई, ये सिटीजन्स क्या है अपनी बातें बता सकते हैं, कंप्लेंट्स दे सकते हैं। सो दीज कंप्लेंट्स आर टेकन सीरियसली, उनको सीरियस लिया जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल दूं, दिल्ली में रहते हो तो MCD वालों का भी एक पोर्टल होता है ऑनलाइन, वहां पे जाके आप डाल दो कूड़ा करकट पड़ा है यहाँ पे आ नहीं रहे तो वो आके उठा जाएंगे। लोकल बॉडीज, पंचायत, ये भी ऑनलाइन अब काम करने लगे हैं, बहुत सारी हियरिंग वगैरह ऑनलाइन हो रही है। तो ये क्या है, ई गवर्नेंस ही है। सिंप्लीफाइंग लॉज एंड रिड्यूसिंग रेड टेप, हुआ क्या है, पहले क्या होता था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉज होते थे, बहुत सारे, टू मेनी अप्रूवल्स, ठीक है, इससे साइन कराओ, उससे साइन कराओ, उससे साइन कराओ, एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 10 जगह भटकना पड़ता था। अब गवर्नमेंट लॉस को सिंपल कर रही है, जो रूल्स आउटडेटेड है उसको हटा रही है, पेपर वर्क कम कर रही है। अब प्रोसेस है लाइक सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर बिजनेसेस एंड सेल्फ सर्टिफिकेशंस फॉर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। पहले क्या है, बिजनेसमैन वगैरह को बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए होते थे। सो दिस एनकरेजेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस एंड इट स्पीड्स अप डिसीजन मेकिंग। अब जल्दी से जल्दी आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, अप्रूवल मिल जाता है। एग्जाम्पल्स देखो, स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस, आपको छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, आप बहुत जल्दी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ऑनलाइन रजिस्टर करवाया और GST नंबर वगैरह मिल जाता है, ज्यादा इंस्पेक्शन वगैरह नहीं होता। प्रमोटिंग एथिक्स एंड वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छी गवर्नेंस में एथिकल चीजें भी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, लोगों के लिए कमिटमेंट होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, एथिकल कोड्स होने चाहिए, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए। परफॉर्मेंस बेस्ड एवेल्यूशन, कि आपका जो भी IAS ऑफिसर वगैरह रहा उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको एवेल्युएट करो, ताकि आप पता चल सके कि कोई अच्छा रहा है तो उसको रिवॉर्ड दो उस ऑफिसर को। स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट दोज
जो करप्शन कर रहे हैं ऑफिसर्स उनके खिलाफ एक्शन लो। इससे क्या है, ओवरऑल क्वालिटी अच्छी होती है, इनहेंस होती है। एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट्स, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है अपनी म्यूनिसिपालिटीज हैं, एमसीडी वगैरह, ग्राम पंचायत वगैरह, वो लोगों के बहुत क्लोज हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझो, ठीक है, उनको और ज़्यादा फंड दो, उनको और ज़्यादा पावर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ाओ, ताकि ग्रास रूट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, बॉटम अप गवर्नेंस को सपोर्ट मिले, जो डिसीजंस जो लोग ले रहे हैं। एक विलेज पंचायत कैन नाउ डिसाइड हाउ टू स्पेंड डेवलपमेंट फंड्स बेस्ड ऑन लोकल नीड्स। एक पंचायत के पास इतना पैसा हो कि वो खुद डिसाइड कर पाए उसको कितना पैसा कहाँ लगाना है। प्रमोटिंग इंक्लूसिवनेस एंड सोशल जस्टिस, देखो गुड गवर्नेंस का मतलब है सभी को फायदा मिले, चाहे कोई गरीब है, कोई विमेन है, चिल्ड्रन है या माइनॉरिटी है। कुछ वेलफेयर स्कीम्स हैं जैसे आयुष्मान भारत, ठीक है, जो आपको 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट देती है, पीएम आवास योजना, आपको घर मिलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो ये सारी चीजें क्या है कि सभी को साथ लेकर चलना है। रिजर्वेशन जो SC ST के लिए जो होता है, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, पिछले सेक्शंस हैं जो सोसाइटी के। गवर्नमेंट अब फोकस कर रही है इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे, सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, ये है, ये कंक्लूजन है एक अच्छी गवर्नेंस कैसी होती है। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैंने जितने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं आप आके कमेंट बॉक्स में बताना जिस दिन आपका एग्जाम होगा कि कितने इसमें से आए थे। मेरा 101% का ये है कि भाई इसमें से आ सकते हैं जितना मैंने एनालाइज किया। वीडियो पसंद आई है आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना फीडबैक लिखो, वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।